वेलकम बैक व्यूअर्स। लास्ट वीडियो में या पिछले पार्ट में हमने डिस्कस किया कि हमारे पास जो यूनिवास है एक बहुत ही इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड और बहुत ही इम्पोर्टेंट यूनिवर्सिटी है जो कि हमारे पास अक्रॉस द कंट्री और विद इन कंट्री एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रही है। हमारे पास कंट्री की जो पोल्ट्री साइंसेज हैं, वेटरनरी साइंसेज हैं, उनको डेवलप करने के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रही है। और आज हम उसी यूनिवर्सिटी को लेके उन्होंने जो अंडर ग्रेजुएट एडमिशन्स दिए हैं उसको डिस्कस करते हैं कि उसके अंदर हमें अप्लाई कैसे करना है और उसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उन्होंने क्या रखा है। चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले कोई भी यूनिवर्सिटी अगर अपने एडमिशन्स हमें देती है तो वो उसके लिए एक एज लिमिट रखती है, या कोई यूनिवर्सिटी एज लिमिट नहीं रखती। तो इन्होंने जो एज लिमिट हमारे पास रखी है उन्होंने रखे हैं कि 23 ईयर्स से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। मीन स्टूडेंट या तो 23 ईयर्स का होना चाहिए या ओके होना चाहिए 23 ईयर्स का, या लेस देन 23 ईयर्स, इससे कम नहीं होना चाहिए। उसके बाद जो हॉस्टल्स के लिए इन्होंने जो हमारे पास कंडीशन रखी है कि हमारे पास हॉस्टल के लिए सिर्फ और सिर्फ लिमिटेड सीट्स हैं। ये उन्होंने अपने प्रोस्पेक्टस में कहा हुआ है कि उनके पास लिमिटेड सीट्स हैं। जब वो सीट्स फिल हो जाएंगी तो फर्दर स्टूडेंट्स को, भले वो किसी भी सिटी से हो, कहीं से भी हो, तो उनको हॉस्टल अकोमोडेशन नहीं दी जाएगी। तो उसके बाद हमारे पास स्टार्ट करते हैं कि जो हमारे पास एफएससी के मार्क्स हैं वो कितने होने चाहिए, या इंटरमीडिएट के या ए लेवल्स के अंदर कितनी परसेंटेज होनी चाहिए। तो 2021 के अंदर इन्होंने जो हमारे पास क्राइटेरिया रखा है, अकॉर्डिंग टू दीज कंडीशंस, हमारे पास इंटरमीडिएट के अंदर जो एक प्री मेडिकल स्टूडेंट है उसके 60% मार्क्स होना जरूरी है। अगर वो 60% मार्क्स को अचीव कर लेता है तो वो किसी भी प्रोग्राम के अंदर किसी भी कैंपस के अंदर इनरोल हो सकता है, अप्लाई कर सकता है। मीन्स, लेकिन अप्लाई करने का मतलब ये नहीं होता कि उसका एडमिशन गारंटीड है। वो बाद में फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी, मेरिट लिस्ट के अकॉर्डिंग चला जाता है। लेकिन अगर किसी बच्चे का 60% या उससे ज्यादा मार्क्स हैं, वो किसी भी प्रोग्राम के अंदर, युवास के अंदर, किसी भी उसके सब कैंपस के अंदर अपने आप को एनरोल करा सकता है। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, अगर किसी बच्चे के 50% मार्क्स हैं तो क्या वो भी युवास का स्टूडेंट बन सकता है? क्या वो भी किसी सब कैंपस के अंदर जाके एडमिशन ले सकता है, या कहीं अपने आप को एनरोल करा सकता है? लेट्स सी। तो उन्होंने इसके अंदर एक थोड़ी वाजे करके एक्सप्लेन किया हमें कि अगर किसी स्टूडेंट के 50% या लेस देन 60% मार्क्स हैं तो वो कुछ उन्होंने लिखे हैं, कुछ जो हमारे पास प्लेटफॉर्म्स हैं या कुछ हमारे पास जो प्रोस्पेक्टस के अंदर चीजें दी गई हैं, कुछ फील्ड्स हैं, उनके अंदर जाकर वो अप्लाई कर सकता है, एनरोल हो सकता है। वो क्या क्या है हमारे पास? एक बीएस फिशरीज एंड एक्वाकल्चर है, बीएस पोल्ट्री साइंसेज है, बीएस बॉटनी और बीएस डेयरी टेक्नोलॉजी। ये वो फील्ड्स हैं जिनके अंदर वो स्टूडेंट जिनके 50% या लेस देन 60% मार्क्स हैं, उसके लिए ये अपनी प्रोस्पेक्टस के अंदर या ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए इनको कोई जहमत नहीं है, लेकिन एडमिशन गारंटीड नहीं होगा। एडमिशन तभी गारंटीड होगा जब फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी और उसके अकॉर्डिंग इनको एडमिशंस दिए जाएंगे। और उसके बाद एक अच्छी न्यूज ये है कि प्री इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स, कि वो स्टूडेंट्स जो हमारे पास प्री इंजीनियरिंग करते हैं वो भी युवास का हिस्सा बन सकते हैं, इस प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट का हिस्सा बन सकते हैं और यहाँ एडमिशन लेकर यहाँ फ्लरिश करने का उनको भी चांस मिल सकता है। लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ 2 फील्ड्स के अंदर एडमिशन ले सकते हैं, और वो फील्ड्स हमारे पास कौन सी हैं? बीएस डेयरी टेक्नोलॉजी और बीएस इन्वायरमेंटल साइंसेज। तो ये तो हमारे पास वेटेज की बात हो गई, और इंट्रोडक्शन में ये हो गया कि कितने मार्क्स चाहिए, कितनी एज और हॉस्टल अकोमोडेशन की बात कर ली। अब मेन कोर्स की तरफ हम जाते हैं कि स्टार्टर तो हमने खा लिया, अब मेन कोर्स की तरफ चलते हैं कि हमारे पास असल में वेटेज इन्होंने कितनी रखनी है, किस तरह इन्होंने मेरिट को कैलकुलेट करना है। तो मेरिट इस बार सिर्फ और सिर्फ 3 सब्जेक्ट्स के मार्क्स के अकॉर्डिंग बनेगा। भले वो प्री मेडिकल का बच्चा हो, भले वो प्री इंजीनियरिंग का बच्चा हो। अगर प्री मेडिकल का होगा तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के अकॉर्डिंग मार्क्स होंगे, उसके मुताबिक उसका मेरिट कैलकुलेट किया जाएगा। और प्री इंजीनियरिंग में बायो की जगह वो मैथ्स को शामिल कर लेंगे। लेकिन इसके साथ सिर्फ और सिर्फ जो थ्योरी के अंदर सब्जेक्ट्स होंगे, जो थ्योरी के अंदर मार्क्स होंगे, उनको शामिल किया जाएगा।
ये बात जरूर ज़हन नशीन कर लेनी है। उसके बाद हमारे पास जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है या सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन आता है कि कोई स्टूडेंट है तो उसके इंटरमीडिएट के अंदर या ए लेवल के अंदर जो मार्क्स होंगे उसका 70% काउंट होगा और 70% वेटेज होगी मेरिट के अंदर और 30% मैट्रिक या ओ लेवल के मार्क्स इंक्लूड होंगे। तो ये बहुत ही हमारा मेन कोर्स की नीड की तरह है कि सबसे पहले 3 सब्जेक्ट्स के मार्क्स उन्होंने इंक्लूड करने हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथ, ठीक है। और उसके साथ उन्होंने हमारे पास जो एफएससी की वेटेज रखी है वो 70% और मैट्रिक की जो वेटेज रखी है वो 30%। इन्होंने यहाँ कहीं नहीं बताया कि किसी को एमडी-कैट देने की जरूरत है या किसी को कोई टेस्ट देने की जरूरत है, ऐसी कोई कंडीशन इन्होंने नहीं रखी। ये एक अच्छी न्यूज है। और सिर्फ जो एडमिशन होंगे वो प्योरली मैट्रिक की मार्क्स के बेस पे होंगे या एफएससी की मार्क्स की बेस पे होंगे। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं कि हमारे पास आखिर प्रोसीजर क्या है। तो प्रोसीजर क्या है कि कोविड है, कोई सारा कुछ फिजिकल नहीं हो रहा, तो मेनली हमारे पास ऑनलाइन प्रोसीजर हर यूनिवर्सिटी कर रही है, तो यहाँ भी अप्लाई ऑनलाइन ही होगा। तो ऑनलाइन के अंदर हमारे पास क्या है, ऊपर मैंने आप लोगों को यहाँ जो इनका लिंक है या इनकी जो वेबसाइट है वो बता दी है, डिस्क्रिप्शन में भी मैं दे दूंगा कि www.uvas.edu.pk, वहां पे जाके आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन कब कर सकते हैं, हमारे पास जो इनका पोर्टल है वो 9 जो होगा हमारे पास 2 सितंबर को, अभी अगस्त चल रहा है, जो 2 सितंबर होगी 2/9/21 को ओपन होगा और जो पोर्टल क्लोज हो जाएगा वो 24 को क्लोज हो जाएगा। तो ये 2 इंपॉर्टेंट डेट्स हैं जो आप लोगों ने अभी से अपने कैलेंडर पे मार्क कर लेनी है कि 2 तारीख को यूआस के एडमिशन ओपन होने हैं और 24 को एडमिशन क्लोज हो जाने हैं, मींस ऑनलाइन अप्लाई करने की डेट खत्म हो जानी है। उसके बाद उसमें फर्दर एक्सटेंशन होगी कि नहीं होगी वो फर्दर पता चलेगा अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सिटी रिसोर्सेज, अभी तक तो ऐसी कोई बात नहीं है। उसके बाद हम अगर फीस की बात कर लेते हैं तो जब एक स्टूडेंट अप्लाई करेगा तो उस हर स्टूडेंट को 1000 रुपीज पे करने होंगे। क्यों पे करने होंगे, वो एडमिशन प्रोसेसिंग फीस की मद में यूनिवर्सिटी उनसे चार्ज करेगी और हर स्टूडेंट भले वो कोई भी है वो 1000 रुपीज जरूर पे करेगा। जब 1000 रुपीज पे करेगा उसके बाद अगर एक स्टूडेंट मोर देन 1 प्रोग्राम में अपने आप को एनरोल करवाना चाहता है ताकि उसके चांसेस मैक्सिमाइज हो जाएं और वो एडमिशन को अवेल कर सके, ताकि अगर एक जगह उसका मेरिट नहीं बनता तो दूसरी चांस में उसका मेरिट बन जाए, दूसरे किसी फील्ड में या दूसरे किसी डिपार्टमेंट में उसका मेरिट बन जाए। जो मोर देन 1 प्रोग्राम में अपने आप को एनरोल कराना चाहेंगे तो हर प्रोग्राम के लिए उनको 300 पे करना होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर एक स्टूडेंट अपने आप को 3 प्रोग्राम में ऑफर कराता है तो सबसे पहले एक के लिए तो 1000 वो पे कर देगा, लेकिन फर्दर जो 2 बचेंगे उसके लिए उसको 600 एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा, मींस 300 पर प्रोग्राम, 300 पर प्रोग्राम या पर डिपार्टमेंट उसको पे करना होगा फर्दर एनरोलमेंट के लिए। और उसके बाद अगर कोई स्टूडेंट कोटे के लिए अप्लाई करता है या किसी भी कोटा के लिए भी जाना चाहता है तो उसको 300 पे करना होगा। अगर डिसेबल्ड के कोटे के लिए है, अगर कोई स्पेसिफाइड जिले के कोटे के लिए है या जिस कोटे पे वो हमें देंगे उस कोटे पे जाना चाहता है तो 300 एक्स्ट्रा पे करना होगा। ये इनका फी का क्राइटेरिया है। उसके बाद जो इंडस्ट्रियलिस्ट का कोटा होता है या ओवरसीज का जो कोटा होता है, ये स्टूडेंट्स हमारे पास एक बल्कि फी जो है वो यूनिवर्सिटी को दे रहे होंगे और एप्लीकेशन की सबमिशन के वक्त ये उनको 6 लाख की फीस सबमिट करवाएंगे, 6 लाख रुपीस की फीस सबमिट करवाएंगे। ये एक बल्कि अमाउंट है और ये सिर्फ उन स्टूडेंट्स के लिए है जो ओवरसीज या इंडस्ट्रियल कोटा पे अप्लाई कर रहे होंगे, अपने आप को एनरोल कर रहे होंगे और यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहे होंगे। उसके बाद हमारे पास इसके लिए जो ऑपरेटिंग बैंक रखा गया है वो बैंक अल फलाह है कि जब आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे जो आपकी फीस बनती है, भले वो 1000 है, 1300 है, 1600 है, 1900 है, जितनी भी बनती है उसके लिए जो ऑनलाइन चालान आप लोग जनरेट करोगे और उस ऑनलाइन चालान को आप लोग बैंक अल फलाह में जाके पे करोगे और उसको फिर अपने एप्लीकेशन फॉर्म पे अंदर जो ऑनलाइन है वहीं पर उसको अपग्रेड करोगे और वहीं उस जो आपने चालान पे किया है उसको अपडेट करोगे, उसका तस्वीर लेके उसको वहां लगाओगे। उसके बाद हमारे पास जो प्रोसीजर है वो कंप्लीट हो जाएगा। जब ये तकरीबन प्रोसीजर हमारे पास कंप्लीट हो जाएगा फिर वो मास्टर्स लिस्ट लगाएंगे 29/9 को कि ये कैंडिडेट्स जो हैं इनके जो एप्लीकेशन फॉर्म है ये कंप्लीट है और ये एलिजिबल हैं एडमिशंस के लिए, वो 29 को लगाई जाएगी।
उसके बाद हिफ्ज़े कुरान का टेस्ट जो होगा वो 10वें महीने को लिया जाएगा और यकम को। उसके बाद हमारे पास जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट लगने वाली है वो 4 तारीख को लगेगी और जो फीस पेड करने की लास्ट डेट होगी वो 6 होगी और 10वां महीना होगा हमारे पास, मींस अक्टूबर की 6। उसके बाद हमारे पास ये तमाम, जब हमारे पास मास्टर लिस्ट हो जाएगी, हिफ्ज़े कुरान का टेस्ट हो जाएगा, तो फिर हमारे पास जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट लगेगी उसके अंदर जो सक्सेसफुल कैंडिडेट्स होंगे वो तमाम अपने एप्लीकेशन फॉर्म की हार्ड कॉपी लेंगे, उसको प्रिंट करवाएंगे और उसको यूनिवर्सिटी के अंदर जाके उनके जो मतलब कन्वीनियर हैं वहां पे जाके सबमिट करवाएंगे। ये सिर्फ वो स्टूडेंट जिनका नाम आएगा मेरिट लिस्ट के अंदर। बाकी तमाम स्टूडेंट्स जो फेल हो जाएंगे या मतलब जो अपने चांस का, जिनका मैक्सिमाइज मेरिट नहीं बन पाएगा या जो अपने चांस को अवेल नहीं कर पाएंगे, वो सेकंड या थर्ड या फोर्थ या कमिंग मेरिट लिस्ट का वेट करेंगे और उसके अंदर अगर उनका नाम आ जाता है तो फिर उसके अकॉर्डिंग वो हार्ड कॉपी सबमिट करवाएंगे। और एंड में वीडियो को एंड करते हैं। लास्ट बात ये है कि हमारे पास जो इनकी क्लासेस हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो 25/10 मींस 25 अक्टूबर से इनकी क्लासेस कमेंस हो जाएंगी और इन्होंने अपने जो प्रोस्पेक्टस है उसके अंदर लिखा है 25 से लेट नहीं करेंगे और 25 से भले कोविड हो या कोई भी सिचुएशन हो, भले उनको ऑनलाइन स्टार्ट करना पड़े या कैसे भी स्टार्ट करना पड़े, वो शुरू कर देंगे 25 अक्टूबर से। और एक और इम्पोर्टेंट बात कि अगर किसी एनरोलमेंट के दौरान किसी कैंपस के अंदर या किसी डिपार्टमेंट के अंदर, किसी फील्ड के अंदर, फॉर एग्जांपल फिशरीज के अंदर कोई बच्चा अप्लाई करता है और उस फील्ड के अंदर 15 स्टूडेंट से कम हैं, वो इंटरेस्टेड हैं और स्टूडेंट्स 15 से कम आ जाते हैं, तो वो डिपार्टमेंट उस फील्ड को स्टार्ट नहीं करेगा और वो स्टार्ट नहीं होगी। होप सो आप लोगों को तमाम प्रोसीजर भी समझ आ गया होगा और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी समझ आ गया होगा और इसके बाद आप लोग इजीली जाकर अप्लाई कर सकते हैं। फिर भी कोई क्यूरी हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।